हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आधुनिक इतिहास की चर्चा हो रही थी। आधुनिक इतिहास में लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल तक की चर्चा हो चुकी थी। लॉर्ड रेडिंग के अंतिम कार्यकाल में उनके दौर 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन नामक घटना घटी थी। उसके बाद 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की जाती है। तब 1926 में उस समय लॉर्ड इरविन लॉर्ड गवर्नर जनरल बन के बैठा हुआ है भारत में। उसके समय में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए कांग्रेस के साथ होते हुए भी अपने लिए अलग से अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। कब भैया? 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग के लिए किससे मांग करेंगे? ये हुकूमत अंग्रेजी सरकार की है। अंग्रेजी सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत में उसका प्रतिनिधि वाइस राय के रूप में, वाइस राय का मतलब प्रेसिडेंट का मतलब, प्रेसिडेंट के बाद अपने भारत में वर्तमान स्वतंत्र भारत में कौन है सबसे बड़ा अधिकारी? प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति। उसी तरह अगर वहां पर सम्राट बैठा है, सम्राट का कोई प्रतिनिधि भारत में राज कर रहा है, तब 1858 के चार्टर अधिनियम में लॉर्ड गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करते हुए वाइस राय के पद का सृजन कर चुके हैं, बता दिए हैं 1858 के चार्टर अधिनियम को। अब 1858 के चार्टर अधिनियम के बाद जितने भी गवर्नर जनरल बन के आएंगे भारत में, वो गवर्नर जनरल ना कह करके उन्हें वाइस राय कहा जाएगा। तो इस समय वाइस राय का मतलब उपराजा। भारत में वो अंग्रेजी सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन बैठा हुआ है उपराजा बन के? लॉर्ड इरविन। अर्थात लॉर्ड इरविन से अपने ही अधिकारों की मांग के लिए महिलाओं ने 1926 में कांग्रेस के भीतर रहते हुए एक कौन सी सभा गठन कर रहे हैं? आंदोलन करने के उद्देश्य से अभी लिखना मत भैया, क्रम से इसको हम लिखवाएंगे। इतिहास को पढ़ने से पहले इसको समझ लीजिए। जब समझ लोगे तो घटना अपने आप एक दूसरे से जोड़ती चली जाएगी। इसीलिए हम जब पढ़ाते भी हैं तो घटना को जोड़ते हुए चलते हैं कि जोड़ते हुए जब घटना चलेगी। इतिहास याद करना आसान नहीं है। भूगोल चित्रात्मक पढ़ाया जाता है, चित्रात्मक ही पढ़ाए हैं, वीडियो पढ़ी हुई है, लेकिन इतिहास चित्रात्मक नहीं होता है। जिसमें चित्र बनाने की आवश्यकता होती है, जिसमें कब्जा करने की बात होगी, उसमें हमने चित्र बनाया है। लेकिन इतिहास को समझ के ही याद किया जा सकता है। डायरेक्ट इसे अगर रखने का प्रयास करोगे बार बार स्किप होगा ये। तो महिलाओं आंदोलन करने के उद्देश्य से अपने लिए एक संघ का निर्माण किया। उस संघ का क्या नाम है भैया? अखिल भारतीय महिला संघ। क्या नाम है भैया? अखिल भारतीय महिला संघ। 1926 में महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कर दी। अपनी बात रखने के लिए इनका स्वयं का मंच उपस्थित हो चुका है। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसका नाम है साइमन कमीशन। नाम सुने होंगे। साइमन कमीशन का गठन कब हो रहा है? 1927 में। लॉर्ड इरविन नहीं गठन कर रहा है, इसका गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन में ही किया गया है। जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया है। इसको गठन करने का उद्देश्य क्या रहा वो भी जान लीजिए। इसका गठन करने का उद्देश्य था 1919 का चार्टर अधिनियम, इसके पहले पढ़ाए हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड मांटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र में। लॉर्ड मांटेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा जो भारत में चार्टर एक्ट लागू किया गया है वो कितना सही है तथा उसकी समीक्षा करने के लिए क्या गठन किया गया है? साइमन कमीशन का गठन किया गया है। अब गठन से समीक्षा करने के लिए किया गया है तो भारतीयों को तो विरोध करना नहीं चाहिए था। तो भारत में विरोध क्यों हुआ? इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट दो तरीके पर थी। पहला इसका कंडीशन यह था 1927 में क्या गठन हो रहा है भैया? साइमन कमीशन का गठन। कौन कर रहा है इसको? ब्रिटिश सरकार। लॉर्ड इरविन नहीं कर रहा है, यह ब्रिटेन से गठन होकर आ रहा है। किसकी अध्यक्षता में?
ये जो साइमन शब्द पड़ा है, इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। अध्यक्ष कौन थे भैया इसके? जॉन साइमन। इस साइमन कमीशन का दो उद्देश्य था भारत में। इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे? इसका पहला उद्देश्य था कि 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र लागू किया गया है, उसकी समीक्षा करना। क्या करना भैया? मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1919 की समीक्षा करना। दूसरा उद्देश्य था, इसी साइमन कमीशन के आधार पर भारत में संवैधानिक रूप से इसकी समीक्षा करते हुए 1935 का चार्टर अधिनियम तैयार करना। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। उस भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए कि इस 1919 में कौन सी गलतियां अर्थात भारत की जनता के लिए कौन सी मांगों को उसमें डाल दिया जाए, अर्थात इनकी प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं, जिसे 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र में अंग्रेजी सरकार के द्वारा नहीं डाला गया है। इसके अतिरिक्त भी कौन सी मांगे बची हैं, क्योंकि 1919 के बाद लगातार 3 बार आंदोलन हुए भारत में, जिसके कारण 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है, ब्रिटेन के राजकुमार का। तो इसी से दुखी होकर के, अर्थात इन्हीं घटनाओं की जांच करने के लिए 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया कि आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र की समीक्षा करिए कि क्या इस समीक्षा में इसके द्वारा जो कानून लागू किया गया भारत में, क्या वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, या उसमें कोई कमियां रह गई जिसके कारण भारत की जनता विद्रोह कर रही है। और यह भी पता करिए कि अगला जो चार्टर अधिनियम आएगा, इसमें कौन सी कमी रह गई है जिसको उसमें जोड़ा जा सके। भारत शासन अधिनियम 1935 अर्थात भारतीय संवैधानिक ढांचे के अनुरूप भारत शासन अधिनियम 1935 की रिपोर्ट देना। भारत शासन अधिनियम 1935 की रिपोर्ट तैयार करना। कितने उद्देश्य हो गए? 2। क्या दोनों काम अच्छे हैं? दोनों काम भारतीयों के हित में है, तब भारतीय विरोध क्यों किए? कुछ तो कारण रहा होगा। इसका प्रमुख कारण यह रहा कि अगर हमारे लिए तुम कानून बना रहे हो, किसके लिए? भारतीयों के लिए, तो इसमें क्या होना चाहिए? भारतीय होने चाहिए। इसीलिए इसका विरोध हुआ कि तुम कानून तो हमारे लिए बना रहे हो, कमी इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र में इसको सुधार करने के लिए आ रहे हो, और भारत शासन अधिनियम 1935 की रिपोर्ट तैयार करोगे जो भविष्य में भारतीय जनता का भविष्य निर्धारित करेगी, और ऐसी रिपोर्ट को तैयार करने में किसी भारतीय को शामिल नहीं कर रहे हो। इस साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और 7 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन से होकर ही आ रही है। सदस्य कितने थे इसमें? 7 सदस्य थे, और ये 7 सदस्य कैसे थे? ब्रिटिश थे, अर्थात इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। अर्थात इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसके विरोध के प्रमुख कारण यही थे कि इसमें किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। 7 सदस्य थे, तो 7 में 1-2 को रखते तब भी विरोध नहीं होता। इसी के विरोध में सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में इसकी मांग उठी। मांग उठने के बाद मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जब ये आ चुका था साइमन कमीशन भारत में,
तो 1927 ईस्वी में कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन है भैया? कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता कर रहे थे M.A. अंसारी। कौन कर रहे थे? M.A. अंसारी। M.A. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है 1927 में मद्रास में। इस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा तथा मुस्लिम लीग के सभी सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव लिया गया कि हम साइमन कमीशन का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। साइमन कमीशन के बहिष्कार की मांग कहां की गई? 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में। क्लियर हो गया। और 1927 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य इस अधिवेशन की समाप्ति के जस्ट बाद कुछ सदस्य मोहम्मद शफी के नेतृत्व में साइमन कमीशन के समर्थन में आ गए। अर्थात पूरा मुस्लिम लीग साइमन कमीशन का विरोध नहीं की। यहां पर 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई तथा जितने भी पार्टी राजनीतिक दल थे भारत के, वो सभी राजनीतिक दल इसमें शामिल हुए और सभी एक ही सुर में साइमन कमीशन का विरोध किए। लेकिन तत्पश्चात लगभग 1.5 महीने के अंदर ही 1927 ईस्वी में मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य मोहम्मद शफी के नेतृत्व में कांग्रेस से की विचारधारा से अलग रखते हुए अपनी मांग साइमन कमीशन के समर्थन में आ गई। अर्थात लॉर्ड इरविन की तरफ उनका झुकाव हो गया। उसके बाद भी सदस्य थे पंजाब की पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी तथा जस्टिस पार्टी भी साइमन कमीशन के सपोर्ट में आ गई। अर्थात उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया और साइमन कमीशन का विरोध करने से इनकार कर दिया। कौन कौन से थे? कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे हैं M.A. खान। कौन कर रहे हैं भैया? M.A. अंसारी। खान नहीं है, अंसारी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग तथा भारत के सभी राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। लेकिन मोहम्मद शफी के नेतृत्व में कुछ सदस्य, मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य क्या कर दिए? साइमन कमीशन के समर्थक में आ गए। तो समर्थन करने वाली पार्टियां कौन कौन सी हैं? साइमन कमीशन का समर्थन कौन कर रहे हैं? नंबर 1 मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य मोहम्मद शफी के नेतृत्व में तथा दूसरा जस्टिस पार्टी और तीसरा पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। ये तीनों साइमन कमीशन के समर्थन में उतर आए। बाकी जितने भी राजनीतिक दल थे सभी साइमन कमीशन के विरोध में थे। परिणाम यह हुआ कि इसका विरोध के बावजूद भी 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। कब पहुंच रहा है? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंच रहा है। और इसी के विरोध में अक्टूबर में महीने में 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेजी सरकार की पुलिस से बर्बरता के शिकार हुए और उन्हें लाठी मारकर घायल कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि 2 महीने बाद इसी घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तब 3 फरवरी 1928 को कौन पहुंच रहा है? साइमन कमीशन। कहां पहुंच रहा है? ये भारत पहुंच रहा है। और अक्टूबर
1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का क्या कर दिया, विरोध किया। और इसी विरोध में क्या हो गए, लाला लाजपत राय पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए और लाठी से घायल हो गए, और घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना से 1928 की घटना भी समाप्त नहीं हुई है, इसको पहले जोड़ देते हैं, फिर 1928 में दो घटना और आएगी। एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत होती है 1928 में, और 1928 में बारडोली जो वर्तमान में गुजरात राज्य में है, वहां पर सरदार पटेल द्वारा किसानों के लिए लगान वृद्धि के लिए नेतृत्व किया जाता है। वो दोनों घटनाओं के बाद में जोड़ते हैं, पहले इस घटना को पूरा करते हैं, साइमन कमीशन को। ठीक, पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पंजाब में क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, और लाला लाजपत राय इस बर्बरता के शिकार होते हुए पुलिस की लाठी खाए और क्या हो गए, घायल होकर के उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर के पंजाब के ही भगत सिंह अपने क्रांतिकारियों के द्वारा पंजाब के सहायक कमिश्नर पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक को, कौन था उस समय, जॉन सैंडर्स थे, जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। ये बात समझ में आ गई। साइमन कमीशन क्या है ये समझ में आ गई। साइमन कमीशन का विरोध कौन कौन सी पार्टी की ये समझ में आ गया। पंजाब में नेतृत्व कौन किया साइमन कमीशन के विरोध को ये समझ में आ गया। इसके परिणाम में क्या हुआ, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, इस मृत्यु की बदला लेने के लिए भगत सिंह अपने साथियों के साथ पंजाब के सहायक पुलिस अधीक्षक, सहायक मतलब होता है भैया एडिशनल, वर्तमान स्थिति में एएसपी बोलते हैं, सहायक पुलिस अधीक्षक कौन थे उस समय, जॉन सैंडर्स। जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। क्लियर हो गया भैया। किसी अंग्रेज अधिकारी की अगर इतनी बर्बरता पूर्वक मृत्यु होगी, ये बर्बरता भारतीयों पे करे कोई बात नहीं, अगर भारतीय इनके ऊपर कर देंगे तो क्या होगा, भगत सिंह को तो खोजने का प्रयास करेंगे, परिणाम भी यही हुआ, लेकिन भगत सिंह को खोजने में असफल रहे। फिर इसकी घटना पहले दोनों बता देते हैं, फिर 29 पर आते हैं। 1928 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। साइमन कमीशन का विरोध भारत में चल ही रहा है। उन्होंने पंजाब जब कलकत्ता अधिवेशन की मांग उठी, कलकत्ता अधिवेशन में वो अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस के, तो उसी अधिवेशन में उन्होंने अपने ही सदस्यों से डोमिनियन स्टेट की मांग रखी। किसकी मांग, डोमिनियन स्टेट, केवल मांग रख रहे हैं, प्रस्ताव नहीं पारित हो रहा है। 1928 में मांग रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद उस अधिवेशन को समाप्त हो गया, उस अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट पारित नहीं हुआ। उसके बाद फरवरी 1928 ईस्वी में पुनः जब एक सर्वदलीय कांग्रेस की बैठक बुलाई गई, अधिवेशन नहीं, बैठक 19 फरवरी 1928 ईस्वी में कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक में मोतीलाल नेहरू द्वारा डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। डोमिनियन स्टेट क्या होता है, पहले साइमन कमीशन समझे, उसे डोमिनियन को समझ लो पहले। 1928 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए हैं, मोतीलाल नेहरू। और 1928 में कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक में मोतीलाल नेहरू ने
डोमिनियन स्टेट की मांग की। डोमिनियन स्टेट की मांग की। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता अधिराज्य का दर्जा। अधिराज्य का मतलब होता है कि भारत के सभी काम ब्रिटिश सरकार अर्थात ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होंगे, लेकिन सरकारी रूप से भारतीय यहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे यहां पर लॉर्ड वाइस राय के रूप में कौन बैठा हुआ है? लॉर्ड इरविन। क्या लॉर्ड इरविन किसी भी सरकारी काम को अपने हिसाब से कर सकता है? नहीं। जब तक ब्रिटेन की तरफ से कोई फरमान नहीं आएगा, भारत में किसी भी अधिनियम या अध्यादेश को लागू नहीं कर सकता है। यही मांग कौन कर रहे हैं? मोतीलाल नेहरू जी द्वारा की गई है कि सर्वो सर्वा अर्थात हमारे जो भारत में जो ध्वज लगेगा वो भी ब्रिटेन का ही लगेगा। भारत के जितने राजपत्र प्रकाशित होंगे वो भी ब्रिटेन के ही होंगे, तथा जितनी भी विश्व स्तर पर गुटनिरपेक्षता की मीटिंग की जाएगी वो भी कौन करेंगे? ब्रिटेन करेंगे। लेकिन भारत में भारतीयों के हित में तथा भारतीय जनता के हित में कानून बनाने का अधिकार तो मुझे मत दीजिए, लेकिन कानून को पालन करने तथा उसके अनुसार इंप्लीमेंट करने तथा अपनी जनता में किस कानून की मान्यता दी जाए तथा कौन सा कानून हमारी जनता के लिए योग्य होगा या कौन सा कानून इस जनता भारतीय जनता पर लागू किया जाए और किसे न लागू किया जाए, इतना अधिकार तो मुझे दे दीजिए। झंडा आपका रहेगा भारत में, विश्व स्तर पर मीटिंग भी आप ही करेंगे। केवल भारत में आपका कोई गवर्नर जनरल राजा नहीं बनेगा, कोई भारतीय यहां पर राजा बनेगा और वो भारतीय लोगों की आम समस्याओं को समझेगा। क्यों? क्योंकि वो भारत का है। आपको समझने में समस्या हो रही है क्योंकि आप 1919 के पहले किसी भी भारतीय को अपने जो है परिषद में शामिल नहीं कर रहे थे, तो हमारी बात पहुंच नहीं पा रही थी। इसलिए मुझे ही राजा बनाने दीजिए भारत का। अर्थात कोई जब भारतीय राजा बनेगा तो भारतीय जनता के हितों में काम करने में सक्षम होगा। इसलिए डोमिनियन स्टेट का मतलब होता अधिराज्य। अध मतलब आधा, मतलब सर्वो सर्वा ब्रिटेन ही रहेगा भारत का। स्वतंत्रता प्रभुता संप्रभुता मत दीजिए। संप्रभुता होने के लिए शासन करने का अधिकार होना चाहिए, उस राज्य की स्वयं की संप्रभुता होनी चाहिए, उस राज्य की स्वयं की जनता होनी चाहिए। मेरे भारत की जो जनता है आज भी आपकी गुलाम रहेगी, लेकिन मुझे भारत में केवल शासन करने के लिए तथा उनके अपने भारतीयों के हित में कानून बनाने की जो समिति है उसमें शामिल करते हुए उस कानून को लागू करने में मेरा भी सहयोग कीजिए। डोमिनियन स्टेट की मांग मोतीलाल नेहरू की द्वारा रखी गई, लेकिन इसी मांग को इनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस तथा तेज बहादुर सप्रू के द्वारा इंकार कर दिया गया कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें स्वराज्य चाहिए। अपना ही राज्य हो, अपना ही शासन हो, अपना ही कानून हो और भारत की जनता हो। किसी भी राज्य के लिए उसकी जनता और उसकी संप्रभुता दोनों होने चाहिए, तभी वह देश संप्रभु और स्वतंत्र माना जाएगा। अगर उस देश में संप्रभुता तथा उस राज्य की स्वयं की जनता नहीं है, वो राज्य संप्रभु नहीं होगा। इसलिए वर्तमान में भारत क्या है? संप्रभु राज्य है। क्योंकि उसकी किसी भी देश पर भारत का नियंत्रण स्थापित नहीं है। भारत आज की स्थिति में 1947 के बाद किसी भी कानून को बनाने के लिए स्वतंत्र है तथा अपनी जनता में उस कानून को लागू करने के लिए स्वतंत्र है, अपनी जनता के अनुरूप कानून बनाने के विरुद्ध स्वतंत्र है तथा अपनी जनता के अगर विपक्ष में कोई कानून बन भी गया है उसे पुनः वापस लेने के लिए भी स्वतंत्र है। किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का हस्तक्षेप भारत के किसी कानून में नहीं होगा, तभी वो राज्य संप्रभु होगा। तो संप्रभुता भी भारत के पास है, भारत के पास निवास करने वाली जनता भी उसके पास है। इसलिए भारत कैसा राज्य है वर्तमान स्थिति में। लेकिन चर्चा कहां कर रहे हैं हम? 1928 में। अभी संप्रभुता भारत के पास है? नहीं है, क्योंकि भारत अंग्रेजों के अधीन है, गुलाम है। तो इसीलिए मांग किसकी हो रही है? डोमिनियन स्टेट की। क्या डोमिनियन स्टेट को समझ गए? यहां कोई दिक्कत समझने में? डोमिनियन का मतलब हो गया अधिराज्य। अधिराज्य का दर्जा, इसका विरोध भी हुआ। विरोध कौन किए भैया? विरोध इनके सुपुत्र हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तेज बहादुर सप्रू तथा सुभाष चंद्र बोस आदि लोगों ने क्या कर दिया, इसका विरोध। विरोध के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा ये सभी सदस्यों ने कहा कि हमें क्या चाहिए, स्वराज्य चाहिए। इनके द्वारा स्वराज्य की मांग की गई। परिणाम भी हुआ। अच्छा, अभी दो बचे हैं क्या? हाँ, 1928 की घटना में एक घटना क्लियर हो गई। 1928 में एक घटना और घटती है, उसके पहले इसको पूरा कर दें। अब यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि स्वराज की मांग हो चुकी है, तो 1928 की एक घटना छोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि बारडोली सत्याग्रह कराएंगे तो ये बीच में टूट जाएगा। इसको सुनिए। 1928 में स्वराज्य की मांग हो गई। अगला अधिवेशन 1929 ईस्वी में किसका हो रहा है, लाहौर का। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन हो रहा है। कहां, लाहौर में। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वराज्य की मांग रखी गई और उन्होंने 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को ही रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर पहली बार निर्मित हो रहा है, भारतीय निर्मित तिरंगे झंडे को कहां फहरा रहे हैं, रावी नदी के तट पर। कौन फहरा रहा है, जवाहरलाल नेहरू। क्यों, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भी यही कर रहे हैं और इनके द्वारा ही किसकी मांग रखी गई है, अपने पिता के विरोध में स्वराज्य की मांग। ठीक। और इसी 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की कांग्रेस की अधिवेशन समाप्त हो गए। रात के 12 बजे झंडारोहण भी हो चुका है, पहली बार नवनिर्मित झंडे को फहराया जा चुका है रावी नदी के तट पर। फिर अगला वर्ष उनके अगर 31 दिसंबर 1929 हो चुका है तो अगला वर्ष लग जाएगा। अगला वर्ष लगा कौन, 1930। 2 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस की सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई और उस सर्वदलीय मीटिंग में निर्णय लिया गया कि हम 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को नहीं हो रही। इस बात को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये दोनों प्रश्न बहुत फंसाते हैं। पहला प्रश्न प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा, दूसरा प्रश्न अभी आएगा 1930 ईस्वी में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है। ये दोनों प्रश्न बहुत गलती करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में अधिकतर बच्चों के द्वारा साबरमती लगा दिया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत साबरमती आश्रम से की जाती है, वो गलत है। नमक सत्याग्रह की अगर पूछता है तब साबरमती आश्रम होगा, लेकिन अगर पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां हो रही है, ये दांडी से हो रही है। अभी बताएंगे क्यों दांडी से हो रही है, अभी उस पर पहुंचने दीजिए। चलें, ये दोनों प्रश्न गलती बहुत होते हैं। तो 2 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक से 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। यही कारण है कि 26 जनवरी के महत्व को समझते हुए हमारा संविधान कब लागू हुआ, 1950 को, लेकिन बन के कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। तो अगर हमारा संविधान बन गया है तो लागू भी कर सकते थे, लेकिन 26 जनवरी 1930 की घटना को याद करते हुए कि हमने इसको पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इसके 2 महीना होल्ड किया गया कि अगर 15 अगस्त को देश आजाद हो चुका है, स्वतंत्रता दिवस तो हम 15 अगस्त को मनाने लगे हैं, लेकिन जो पहली बार 1930 ईस्वी को 26 जनवरी को हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे, उस तिथि को भी हमें याद रखना है तथा आने वाली भारत की जनता भी इसको याद रखे तथा इस तिथि को पढ़े। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू नहीं किया गया, केवल कुछ आंशिक अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया तथा शेष सभी अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में लागू किया गया। इसीलिए भारत में 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। अब लिख लीजिए, इतनी घटना लिखवा देते हैं, नहीं फिर ज्यादा। 1929 ईस्वी में
कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हो रहा है भैया? लाहौर अधिवेशन। और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हो गया भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। टाइम हो चुका है, लेकिन अभी पढ़ लीजिए 10 मिनट और पूरा हो जाएगा घटना। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। पंडित जवाहरलाल की अध्यक्षता में पहली बार क्या किया गया है? रावी नदी के तट पर इसी कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में। लाहौर कहां पे है वर्तमान में? पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान का अभी कोई जन्म हुआ है? घटना 1929 का पढ़ रहे हो। पहली बार पाकिस्तान शब्द की ही उत्पत्ति 1935 में हो रही है, चौधरी रहमत अली के द्वारा। तो अभी पाकिस्तान का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब पंजाब क्षेत्र में है। पंजाब में क्या रावी नदी बह रही है? बिल्कुल बह रही है, और आज भी बह रही है। तो उसी रावी नदी के तट पर पहली बार भारत के नवगृहित क्या अभी तक कहीं झंडा हमने लिखवाया है भारत का? नहीं लिखवाया है। पहली बार आ रहा है भारत के नवगृहित तिरंगे झंडे का, तिरंगे झंडे को रात के 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। अब इतनी घटना को पहले लिख लीजिए भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, सन 1926 ईस्वी में, इतनी बात समझ में आ गई है, अब लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लिखिए, सन 1926 ईस्वी में महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग के लिए, महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से, आंदोलन करने के उद्देश्य से अपने लिए एक संघ का निर्माण किया, अपने लिए एक संघ का निर्माण किया, जिसका नाम अखिल भारतीय महिला संघ रखा गया, जिसका नाम अखिल भारतीय महिला संघ रखा गया, जिसका नाम अखिल भारतीय महिला संघ रखा गया। हो गया भैया। अब सन 1927 ईस्वी में, सन 1927 ईस्वी में, सन 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया। ये भैया लिखा हुआ है, साइमन कमीशन का गठन किया गया। हो गया भैया, किया गया, जिसका उद्देश्य, जिसका उद्देश्य, जिसका उद्देश्य भारत में, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना था, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना था। हो गए भैया। अब ये लिखी है उद्देश्य, इसको लिखिए। उद्देश्य नंबर 1, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1919 की समीक्षा करना। उद्देश्य लिखिए,
मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1919 की समीक्षा करना, क्या उद्देश्य थे पता तो होने चाहिए। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1919 की समीक्षा करना। दूसरा लिखिए, भारतीय संवैधानिक ढांचे के अनुरूप, भारतीय संवैधानिक ढांचे के अनुरूप भारत शासन अधिनियम 1935 की रिपोर्ट तैयार करना। भारत शासन अधिनियम 1935 की रिपोर्ट तैयार करना। भारत शासन अधिनियम 1935 की रिपोर्ट तैयार करना। अब हेडिंग डालिए 7 सदस्य, हेडिंग डालिए सदस्य, हेडिंग डालिए सदस्य। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, और इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन में किसी भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। इस कमीशन में किसी भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन में, अगली लाइन से, साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल न करने के कारण, साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल न करने के कारण पूरे भारत में जगह जगह विद्रोह हुए। पूरे भारत में जगह जगह विद्रोह हुए। जगह जगह विद्रोह हुए। हो गया भैया। विद्रोह होगा तो परिणाम क्या होगा उसको समझाने के लिए लीडर आगे आएंगे। वर्ष 1927 में, वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी, ये लिखा हुआ है M.A. अंसारी, M.A. अंसारी ने की थी, में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, M.A. अंसारी ने की थी, M.A. अंसारी ने की थी, में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग तथा भारत के सभी राजनैतिक दलों ने, तथा भारत के सभी राजनैतिक दलों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन का विरोध किया। हो गया भैया। अगली लाइन से लिखिए, बाद में, बाद में मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य, बाद में मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य, नाम लिखा हुआ है मोहम्मद शफी, मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य मोहम्मद शफी के नेतृत्व में
मोहम्मद शफी के नेतृत्व में साइमन कमीशन के समर्थन में हो गए। समर्थन में हो गए। हो गया भैया, हो गया। अब हेडिंग डालिए, साइमन कमीशन के समर्थन करने वाले दल, भारतीय दल ऐसा लिखना। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले भारतीय दल, इसीलिए इसको इतना अलग करके लिखवा रहे हैं कि जब इसको घर पर पढ़ोगे तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी होगा और याद भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले दल कौन कौन से? हाँ, भारतीय दल लिखना भैया, क्योंकि सारे भारतीय दल हैं ये। पहला लिखिए मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, पहला लिखिए मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य, पहला लिखिए मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य मोहम्मद शफी के नेतृत्व में, मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। दूसरा लिखिए जस्टिस पार्टी, दूसरा लिखिए जस्टिस पार्टी। तीसरा लिखिए पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, तीसरा लिखिए पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, हो गया भैया। आगे बढ़िए। अभी तक घटना साइमन कमीशन भारत नहीं आया है, ये सारी चीजें बिना उसके पहुंचे भारत में विद्रोह भी हुए। भारत में गठन की सूचना के आधार पर कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में मांग तथा विद्रोह करने की तिथि भी निश्चित कर ली। अब साइमन कमीशन 1927 के बाद कब आएगा? 28 में। अगली लाइन से लिखिए, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। हो गया भैया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण, एक भी भारतीय शामिल न होने के कारण पूरे भारत में विद्रोह होने लगा। पूरे भारत में विद्रोह होने लगा। हो गया भैया। पूरे भारत में विद्रोह होने लगा। ये लिखा भी है। अगली घटना लिखिए, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, ये लिखा हुआ है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। पंजाब के क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। इस विरोध के परिणाम स्वरूप, इस विरोध के परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पुलिस की बर्बरता, पुलिस की बर्बरता के शिकार हो गए। पुलिस की बर्बरता के शिकार हो गए तथा उन्हें पुलिस द्वारा लाठी डंडे से पीट पीट कर घायल कर दिया गया।
पीट पीट कर घायल, पुलिस द्वारा लाठी डंडे से पीट पीट कर घायल कर दिया गया। घायल अवस्था में लाला लाजपत राय ने यह कहा कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ऊपर कील के अनुरूप साबित होगी। इसी घायल अवस्था के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। हो गया भैया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ पंजाब के सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। सहायक पुलिस अधीक्षक, ये लिखा हुआ है, सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। हो गया भैया। 1928 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1928 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। मोतीलाल नेहरू ने की। तथा वर्ष 1928 ईस्वी में कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की सर्वदलीय बैठक में मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की मांग रखी। ब्रैकेट में लिखना अधिराज्य। डोमिनियन स्टेट की मांग रखी। डोमिनियन स्टेट की मांग रखी। डोमिनियन स्टेट का विरोध डोमिनियन स्टेट का विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू तथा सुभाष चंद्र बोस
सप्रू लिखा हुआ है। तेज बहादुर सप्रू तथा सुभाष चंद्र बोस आदि लोगों ने किया। तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डोमिनियन स्टेट को न मानते हुए पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। डोमिनियन स्टेट को न मानते हुए पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। अब इसके आगे कल पढ़ा देंगे। अब लाहौर अधिवेशन 1928 की एक घटना बची हुई है, बारदोली सत्याग्रह, इसको पढ़ाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, आगे अभी इरविन बचे हुए हैं। अभी इरविन का कार्यकाल थोड़ा लंबा है, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। इसमें गोल में सम्मेलन भी होंगे, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, नमक सत्याग्रह होगा, कई घटना गांधी इरविन समझौता भी होगा, तब जाके पूरा होगा। धन्यवाद।